बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की ये रेगुलर क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है और इसमें हम अभी लिटरेचर स्टार्ट किया है, फिर ग्रामर स्टार्ट करेंगे। लिटरेचर में हमने प्रीवियस क्लासेस में एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पढ़े थे। लाइन क्या होती है और सिलेबल्स क्या होते हैं, फुट क्या होता है, मीटर ऑफ द लाइन क्या होती है, टेट्रामेट्रिक पेंटामेट्रिक लाइंस कैसे पहचानते हैं, राइमिंग स्कीम क्या होती है और राइमिंग पैटर्न्स कितने किस्म के होते हैं, कपलेट्स क्या होते हैं, वर्स क्या होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जॉनरेज, जो जॉनरेज हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो कौन कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले जो जॉनरेज में पढ़ी चीज, अच्छा जॉनरा, सही प्रोनाउंसिएशन इसका है जॉनरा। जी से लिखा जाता है मगर वाई के करीब करीब आवाज निकलती है, यानी यूं समझ लीजिए जेड एच या वाई की साउंड निकलती है और इसको ऐसे पढ़ते हैं जॉनरे या जॉनरे या जॉनरा। ठीक है ना, इसको जेनेर वेनेर मत पढ़ना भैया, गलत हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये वर्ड है यानी असनाफ पढ़ी थी, मुख्तलिफ सिनफें होती हैं शायरी में, तो इंग्लिश में भी होती हैं, जैसे उर्दू में होती हैं। नात है, हमद है, मनकबत है, मरसिया है, गज़ल है, नज्म है, कसीदा है, वगैरह वगैरह वगैरह। इंग्लिश लिटरेचर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको जॉनरे कहते हैं। और इनमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सोनेट और लिरिक, सोनेट और एक और पढ़ा था जिसका नाम था एलिजी। और आज हम पढ़ रहे हैं बैलेड। इस पर पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई, याद रखिएगा। बैलेड इंग्लिश पोइट्री में एक बहुत ही मारूफ किस्म की सिन्फ है, जॉनरे है, और ये बहुत पुरानी है। ठीक है ना, इंग्लिश पोइट्री से भी, इंग्लिश लैंग्वेज जब आगाज हुआ उससे भी पहले से इंग्लिश में राइज है। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी उस वक्त, एंग्लो सैक्सन कल्चर था, उसमें भी बैलेड्स वगैरह गाई जाती थी। बैलेड है क्या, तो मैं साथ साथ हिस्ट्री भी बताता जाऊंगा इसकी। तो डेफिनेशन तो ये बनती है जनाब कि बैलेड इज अ शॉर्ट लिरिकल। अच्छा, ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, बुक में बड़ी अजीब सी डेफिनेशन लिखी है और वो मेरा नहीं ख्याल के पेपर में लिखने के काबिल है। शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव पोम। अब देखो, इस एक जुमले में सारी बात बयान हो गई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट यानी साइज ऑफ द बैलेट जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। और लिरिकल का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था लिरिकल, जब किसी पोम को लिरिकल कहा जाए तो इसका मतलब उसमें सिलेबल्स भी हैं, उसमें बीट्स भी हैं, उसमें फुट भी हैं, उसमें मीटर ऑफ द लाइन भी मेंटेन किया गया, उसमें राइमिंग स्कीम भी है, राइमिंग पैटर्न भी है, स्टैंजास की शेप में है। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं एक पोइट्री के लिए, वो तमाम इसमें मौजूद हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिरिकल। ठीक है, हमारे यहाँ आम जुबान में लिरिकल का मतलब होता है जो गाया जा सके, तो जाहिर है गाई वही चीज जाएगी जो रिदम में होगा, और रिदम में वही चीज होगी जिसमें तमाम बहर का, वजन का और इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा। इंग्लिश में हम इसको मीटर ऑफ द लाइन कहते हैं। अच्छा जी, नैरेटिव का मतलब क्या है। नैरेटिव का मतलब इसमें कोई दास्तान या कोई कहानी पेश की जा रही है, और पोम का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो जनाब, एक लाइन में सारी चीजें आपने बयान कर दी। बैलेड इज अ शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव पोम। इज दैट करेक्ट? अच्छा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ballads in English लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में दो किस्म की बैलेड्स होती हैं। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में बैलेड आई कहाँ से, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से ये रिवाज चला आ रहा था कि वो लोग अपनी कदीम दास्तानें सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल सुनाया करते थे, गा गा के, नज्मों की शक्ल में। तो वो जो है
बैलेड्स कहलाई जाती थी, लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ सुनाई जाती थी। फिर जब इंग्लिश कल्चर आया वजूद में 14th सेंचुरी में, जब इंग्लिश पोइट्री बाकायदा होने लगी, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर पैदा हो गया और बाकायदा इंग्लिश पोइट्री का आगाज हुआ, तो फिर हम देखते हैं कि ये जो बैलेड्स हैं ये इंग्लिश में भी लिखी जाने लगी। पहले एंग्लो सेक्सन में लिखी जाती थी। एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं तो ये बैलेड्स जो हैं वो फोक स्टोरीज से लेकर, यानी जो जो देहाती इलाके थे वहां से निकलकर शहरी इलाकों में भी आई। और ये बैलेड्स जो हैं बेसिकली दो किस्म की होती हैं। अब मैं दोनों किस्म की बैलेड्स बताऊंगा तो इसकी हिस्ट्री और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपके सामने। एक कहलाती है, नंबर वन, नादरुन बैलेड। ये ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा पुरानी है। नादरुन बैलेड्स जो हैं ये क्या है? नादरुन बैलेड्स जो हैं, अगर मैं ये कहूं कि दे आर देवर संग, द नादरुन बैलेड्स वर sung, और आई कैन से रिसाइटेड, गाई जाती थी या सुनाई जाती थी, ठीक है ना। एज एन ओरल ट्रेडिशन, हम यूं कहेंगे एज एन ओरल ट्रेडिशन, यानी ये एक ऐसा रिवाज था कि जबानी सुनाई जाती थी नज़में। यानी ये नज़में जो हैं, ये गीत जो हैं, जो गाए जाते थे या सुनाए जाते थे, वो आम तौर पर सिर्फ और सिर्फ सुनाए जाते थे, लिखे पढ़े नहीं जाते थे। तो ओरल ट्रेडिशन इन द रूरल एरियाज ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, इसका ताल्लुक नॉर्थ इंग्लैंड से है, इसीलिए नॉर्दर्न बैलेट्स कहलाती हैं। नॉर्थ इंग्लैंड ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, जैसे पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज है, इत्तेफाक से इंग्लैंड के नॉर्दर्न एरियाज भी पहाड़ी हैं। अब इन पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे गांव आबाद हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ लोग आबाद हैं, ये कहलाते हैं मूअर्स, ठीक है ना। इन मूअर्स में जो है वो लोग रहते हैं छोटे छोटे गांव की शक्ल में, और हर गांव की कोई ना कोई पुरानी लेजेंड है, कोई दास्तान है जो वो सीना बसीना सुनाते चले जा रहे हैं, नस्ल दर नस्ल वो सुनी जा रही है, गा गा के सुनाई जा रही है, और वो याद रखते हैं लोग, ठीक है ना। तो दे आर एक्चुअली दैट टाइप ऑफ सॉन्ग्स। और इनके बारे में एक बात और भी याद रखिएगा, देवर दी एनोनिमस, देवर दी एनोनिमस, गुमनाम होती थी इनका। पोएट कौन है किसी को नहीं पता होता था, क्योंकि नस्ल दर नस्ल चल रही है, तो सदियों पुरानी दास्तान है, पता नहीं किसने पहली बार लिखी थी, कौन इसका शायर था। एनोनिमस। रीटेलिंग्स, रीटेलिंग्स क्या होती हैं? यानी ऐसी ही कहानियां जो सीना बसीना चल रही हैं। तो रीटेलिंग्स ऑफ लोकल लेजेंड्स, अब जो इलाकाई जो हीरोज होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, उनकी दास्तानें हैं, और स्टोरीज या कहानियां हैं, ठीक है ना। ये है। और स्टोरीज बाय वैंडरिंग, और वॉन्डरिंग दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, मिन्स्ट्रल्स। अब देखिए मैं एक एक लफ्ज की वजाहत करता जाता हूं आपके सामने, ठीक है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हम किए बगैर नहीं रह सकते इसमें। विलियम वर्ड्सवर्थ gave them importance in English poetry so much that he himself wrote lyrical ballads
अब देखिए ये बात समझने वाली है। असल में बैलेड्स का ओरिजिन यही है कि पहाड़ी इलाके हैं, गांव देहात, पुरानी दास्तानें हैं, सीना बसीना चल रही हैं। अब ये तो उसमें एनोनिमस हो जाती हैं, लेजेंड्स की, बड़े बड़े हीरोज जो गुजरे हैं उनकी दास्तानें हैं। ठीक। तो या फिर ये स्टोरीज हैं, कहानियां हैं बाय वेंडरिंग मिन्स्ट्रल्स। मिन्स्ट्रल किसे कहते हैं? मिन्स्ट्रल। अब ये मिन्स्ट्रल आपने पहली दफा नहीं पढ़ा ये लफ्ज। मैट्रिक में आपने एक पोम पढ़ी थी, द मिन्स्ट्रल बॉय, और आज ये लफ्ज देखा है। यही लफ्ज आपने देखा था, देखेंगे आप आगे चलकर पोइट्री में मजीद। तो मिन्स्ट्रल का मतलब आमतौर पर टीचर्स बताते हैं कि ये क्या है, सिंगर। नहीं भाई, सिंगर नहीं होता। ये दरवेश मनुष्य इंसान होता है जो किसी गांव में रहता है और चर्च के बाहर खड़ा हो जाता। चर्च को कहते हैं मिन्स्टर, एक्चुअली चर्च को कहते हैं मिन्स्टर, और इससे ये लफ्ज बना है मिन्स्ट्रल। ठीक है ना। तो ये चर्च के बाहर खड़ा हो जाता है, गीत वीत गा रहा होता है, कैप उतार के रोड पे रख देता है। अब चर्च से निकलते हुए लोग उसके कैप में कॉइन्स डालते हुए चले जाते हैं, वो खड़ा गाता रहता है, भीख नहीं मांगता, वो गाना गाता रहता है। और उसके गाने के अंदर बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ पोइट्री होती है, कोई ऐसी दास्तान, कोई कहानी, कोई वाकया जिससे लोगों को सबक मिले, नसीहत मिले। और जंगों के जमाने में जो है वो रास्ते में खड़ा हो जाता है, जब फौजी काफिले गुजरते हैं तो उनके हौसले बढ़ाने के लिए कौमी नगमे गाता है, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाता है, और इसे वो समझता है कि ये उसका फर्ज है। तो आम दिनों में वो रात के वक्त किसी दरख्त के नीचे बैठा होता है, सारे किसान आके जमा हो जाते हैं, उससे फरमाइश करते हैं भाई कुछ सुनाओ, और वो रिवायती तर्ज की दास्तानें गा गा के सुनाता है और सबकी थकन उतर जाती है। तो ये है मिन्स्ट्रल का रोल। काम उसका गाना ही है, गाना बजाना, लेकिन वो इस तरह का दरवेश किस्म का आदमी है। तो ये है मिन्स्ट्रल। तो आप किसी काफिले के साथ पीछे पीछे चल दिया, रास्ते में काफिले को जो है वो एंटरटेन करता जा रहा है, गीत गाता जा रहा है, ये भी उसका काम है। तो ये मिन्स्ट्रल्स जो हैं अमूमन गाया करते थे छोटी छोटी कहानियां सुनाने के लिए, इंटरेस्टिंग कहानियां। तो ये भी नादरुन बैलेड्स में आती हैं। 19th सेंचुरी तक तो बैलेड्स को अहमियत दी ही नहीं जाती थी। ये समझा जाता था कि बस ये यूं ही है, जैसे शादी ब्याह के गीत होते हैं, बस ऐसे ही खुशी में गा लिए, जस्ट टू एंटरटेन और अम्यूज द पीपल। बट विलियम वर्ड्सवर्थ realized the importance of ballads, and he himself wrote a collection of ballads that is in two volumes, lyrical ballads 1 and lyrical ballads 2। जब विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे बड़े पोएट ने बैलेट्स को इंपॉर्टेंस दी, तो लोगों ने पोइट्री में बैलेट्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू की। फिर जॉन कीट्स ने भी बैलेट्स लिखी हैं, और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने भी लिखी हैं। तो फिर यानी बैलेट्स का रिवाज पड़ गया फिर। लेकिन उससे पहले की जितनी भी बैलेट्स हैं वो एनोनिमस हैं, और उसके एनोनिमस होने का रीजन मैंने बताया कि किसी को पता ही नहीं होता था किसने लिखी है। ये तो है नादरन बैलेट, जो ओरिजिनल बैलेट थी। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते, अच्छा ये मैं सामने से हट रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या लेक्चर जब रिकॉर्डिंग देखेंगे आप गूगल क्लास, क्योंकि हमारा हर लेक्चर गूगल क्लासरूम पर अपलोड होता है, हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, गूगल क्लासरूम पर अपलोड होता है, और मैं लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में। तो उसके जरिए आप पिछले तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं आज़ादी के साथ। और न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनको चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जितनी मर्तबा चाहे देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब ये हो गया नॉर्दर्न बैलेट। अब आइए सदर्न बैलेट की तरफ। तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वेयर इज द डस्टर, ये रहा। सदर्न बैलेट की बात करें, सदर्न बैलेट जो है वो जाहिर है कि बहुत बात की चीज है, और ये शहरी इलाके में। ठीक है ना। सदर्न बैलेट्स जो है वो किस तरह से वजूद में आई? नंबर 2 पे आ गए हम। नंबर 2, सदर्न बैलेट। ये क्या होती है जनाब? सदर्न बैलेट्स, द सदर्न बैलेट्स बिलोंग टू द साउथ ऑफ इंग्लैंड, टू साउथ इंग्लैंड। ठीक है, टू साउथ इंग्लैंड। साउथ इंग्लैंड में जाहिर है शहरी इलाका है, और दीज आर
sung in praise of the king or prince or some नोबलमैन। आमतौर पर किसी किंग या प्रिंस या किसी नोबलमैन की तारीफ में गाई जाती थी। यानी इसको हम कह सकते हैं उर्दू असनाफ में कसीदा। ठीक है ना। तो किसी की तारीफ में गाई जाती है, किसी की शान में। तो ये सदर्न बैलेड्स आमतौर पर इंग्लैंड के कोर्टली वर्ल्ड में, दरबार की जो दुनिया है उसमें वजूद में आई। और जो सिंगर्स होते थे बादशाह के दरबार में, या बड़े बड़े लॉर्ड्स जो थे, वो इस किस्म के खुशामदियों को पालते थे, तो वो खड़े होकर सुनाया करते थे बैलेड्स। अच्छा, उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता था बैलेट किसने लिखी है, बल्कि वो सुनी सुनाई बैलेट्स के अंदर सिर्फ बादशाह का या उस लॉर्ड का नाम चेंज करके, चेंजेस करके गा दिया करते थे और इनामो इकराम कमा लिया करते थे। तो ये रिवाज चल पड़ा था। ये सदर्न बैलेट्स हैं। तो दो तरह की बैलेट्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है। जब हमने लिरिकल कह दिया तो अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, है ना, पोइटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर भी अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसके अंदर आइम्बिक पैटर्न होता है, बाकायदा राइमिंग स्कीम होती है, मीटर ऑफ द लाइन मेंटेन किया जाता है, स्टेंजा वाइज लिखी जाती है, क्वार्ट्रेन्स होते हैं, हर स्टेंजा एक क्वार्ट्रेन होता है। लेकिन इतनी ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। जो मैंने कंप्लीट आंसर लिखा है, ये कंप्लीट आंसर है जनाब आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है भाई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हो गया बैलेड्स। अब बैलेड्स के बाद हम आगे चलेंगे, बाकायदा पोइट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपकी बुक में पेज नंबर 186 पर एक पोम है, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब हम कोई भी पोम स्टार्ट करते हैं, कोई भी पीस ऑफ पोइट्री स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि ये जानना कि पोएट कौन है। ऑब्वियसली जानना जरूरी है। फिर ये कि उस पोएट की सराउंडिंग्स क्या है। ठीक है ना। यानी किस एज से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसकी अपनी पर्सनल जो एक एटीट्यूड है वो क्या है। जैसे कॉवेंट्री पैटमोर जो है, उसने जितनी पोइट्री लिखी है वो फैमिली एंड होम के ऊपर लिखी है। ठीक है ना। तो अब उसका एक इंडिविजुअली एक एक एटीट्यूड ऑफ माइंड है। फिर सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होने वाली चीज है वो है सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, या उस एज का जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो क्या था। उसे स्टडी करने से हमें पता चलता है कि वो पोम क्या कहना चाह रही है, या उसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं मिसाल दूं आपको। अच्छा, ये सवाल आया है ओड। ओहो, ओड रह गई, चलें मैं ओड बता देता हूँ। अच्छा जी, तो इसके अंदर हम देखते क्या है कि मैं बता रहा था, हाँ, मिसाल दे रहा था, मिसाल के तौर पर द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एलिजाबेथन पीरियड की पोम है। एलिजाबेथन पीरियड की क्या सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, सोसाइटी कैसी थी। तो उस लिहाज से हमें पता चलेगा कि हेनरी वॉटन क्यों कह रहा है कि ऐसा किरदार होना चाहिए खुशहाल जिंदगी के लिए, जिसकी जेब में कुछ ना हो। ठीक है ना। तो उस पोम में तो यही बताया गया। तो ऐसा वो क्यों कह रहा है भाई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई। क्या दौलत कमाना और एम्बिशन के लिए एफर्ट्स करना गलत है। तो इस पोम को पढ़ के तो लगता है कि हाँ जी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों है। एलिजाबेथन सोसाइटी में एक एलिमेंट था, एक फीचर था जो बुरी तरह से प्रिवेल कर रहा था, फैल रहा था। और वो क्या था। वो था जनाब फैटलिज्म, तकदीर परस्ती। और उसके पीछे वजूहात थी। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस डिटेल के साथ होगा। ठीक है। अच्छा, एक नॉर्दर्न बैलेड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। एक सदर्न बैलेड है जो एनोनिमस है, ओरिजिनल सदर्न बैलेड है, एनोनिमस है इसीलिए। और वो कौन कौन सी है। लूसी ग्रे नॉर्दर्न बैलेड है। जाहिर है इसमें एक ऐसा वाकया बयान किया जा रहा है नॉर्थ इंग्लैंड के मूवर्स का, जो सदियों पुराना वाकया है। ठीक है ना। और दूसरी है दी एबट ऑफ कैंटरबरी। तो आप देख लीजिए, इसमें एबट की शान में
पूरा कसीदा गाया जाए कि एबट की क्या शान शौकत थी और क्या उसकी हाउस कीपिंग वगैरह थी, तो ये दिया बड़ो कैंट पे सदर्न बैलेट है। ठीक है, चलो, ये मैंने मिसाल भी दे दी आपको आपकी बुक से। अब आइए, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इजाजत दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें।